हेलो एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आइए चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के न्यू सेट की एक नई एनर्जी के साथ में। लेट्स डू इट। और वैसे भी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं अपना। बताइए आपके एग्जाम्स कैसे गए हैं। कोई नया पैटर्न, कुछ नया समथिंग जो भी नया आ रहा है वो भी बताइए फटाफट से। आज के क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर निकालना है और आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, रीड कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, अपना अपना आंसर भी मार्क कर लिया होगा। अब आप अपना क्वेश्चन, अपना आंसर मुझे बताइएगा और तब तक मैं भी सॉल्व करती हूँ। आओ देखते हैं क्या एरर है क्वेश्चन में। No sooner did I come out of my home to go to market when it started raining heavily, which drenched me completely. Okay. नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम, जैसे ही मैं अपने घर से मतलब बाहर ही आया था, क्यों ही बारिश, बहुत तेज बारिश होने लगी और उसने ड्रेंच्ड कर देना मतलब भिगा देना, उसने मुझे कंप्लीटली गीला कर दिया। वेट कर देना, ड्रेंच्ड कर देना मतलब वेट कर देना। और उसने मुझे पूरी तरीके से क्या कर दिया, गीला कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बोला हुआ है, मैंने आपको कहा है कि अगर आपको कभी भी पेपर में अगर नो सूनर का पेयर दिखाई दे रहा है, नो सूनर से अपने सेंटेंस में दिखाई दिया, तो आपका ब्रेन एकदम वहां पे क्लिक होना चाहिए कि इसके जोड़े के साथ में, क्योंकि नो सूनर का जो जोड़ा बनता है वो आपका THAN बनता है। हमेशा आपको मैंने कहा है कुछ पॉइंट्स जो होते हैं एग्जाम में रिपीट ही करते हैं, तो आई थिंक मैं जब से सेट करा रही हूँ और ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन आपका, कि नो सूनर का जो पेयर बनता है वो THAN के साथ बनता है। और नो सूनर का कह रहा है जो ही क्यों ही, जैसे ही जैसे ही मैं घर से बाहर निकला ही था ना, मैं घर से बाहर निकला ही था क्यों ही बारिश होने लगी। तो यहाँ पे देखो एरर निकालने के कुछ पॉइंट्स होते हैं। नो नो सूनर अगर है तो यू हैव टू रिमेम्बर कि उसका जो पेयर है वो THAN वैन से बनेगा, वैन से नहीं बनेगा। नो सूनर का कभी भी पेयर, नो सूनर का कभी भी पेयर आपका वैन से बनता नहीं है। और जब बनता नहीं है तो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आ रहा है तो इसका मतलब वो रॉन्ग हो गया है। नो सूनर का जो पेयर है वो वैन नहीं होता है, वैन होता है। और अगर वैन होगा तो फिर आपको सबसे पहले ब्रेन में क्लिक करना चाहिए, अगर मुझे नो सूनर दिया हुआ है तो मैं अपना पेयर चेक करता हूँ। यहाँ पे आपको पेयर में गलत दिया हुआ है तो आपने एरर निकाल दिया। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एरर आपको बहुत माइनर दिया हुआ है, जो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इस एरर को हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इस एरर को हम और भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो नो सूनर का जो एरर है वो आपका वैन में छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ वैन नहीं आके वैन आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो गलती हमने निकाल दी, तो हम कह देंगे कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में गलती है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में गलती है, आपने एरर फाइंड कर लिया। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बातें इस सेंटेंस को लेकर जान लेते हैं। आप जानते हैं नो सूनर जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब इन्वर्जन फॉलो होता है, जब आपके सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होती है तो वहां पे हम इन्वर्जन लगाते हैं। और इन्वर्जन में क्या आता है आपका, इन्वर्जन आपका कुछ जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसी को इन्वर्जन कहते हैं। योर हेल्पिंग वर्ब शुड बी बिफोर योर सब्जेक्ट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। नाउ यू कैन सी दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और डिड आया है तो हमारा मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। देखो इसलिए कोई गलती नहीं है। गलती ऐसे भी हो सकती थी, नो सोनर नो सोनर आई केम आउट ऑफ माई होम। तो यू हैव टू रिमेम्बर, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत नो सोनर से हुई है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपका उसका पेयर ध्यान रखना है और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट से पहले आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, सॉरी, सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, दैट मीन्स एकदम सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रेन पार्ट में है। ठीक है, ड्रेंच लिख लीजिएगा, ड्रेंच कर देना मतलब किसी चीज का कंप्लीटली उसको गीला कर देना। ठीक है, तो और तो कोई इसमें डिफिकल्टी है नहीं। आई होप आपको जितना एक्स्ट्रा चीजें जाननी थी वो भी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दिया। आपका जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। आप देख लीजिए, अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कि ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, यू कैन सी वन थिंग कि ग्रामर बहुत लेंदी है, बट क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक लिमिटेड क्वेश्चंस ही बन पाते हैं। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ वहां से सीख लेंगे। एज यू ऑल नो, अनलेस के साथ में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। अनलेस आपका कंडीशन बताता है, अनलेस आपका एक्शन ओरिएंटेड कंडीशन बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, जब आप जिस क्लॉज में अनलेस लगा रहे हैं उस क्लॉज में आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस क्लॉज में आप अनलेस लगा रहे हैं उस क्लॉज में आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। रीजन रीजन ये है कि अनलेस का जो मतलब होता है वह खुद होता है जब तक नहीं। अनलेस का ऑलरेडी मतलब होता है जब तक नहीं, और जब इसमें ऑलरेडी नहीं लगा हुआ है तो फिर से आप नॉट लगा के उसको सुपरफ्लुअस नहीं बना सकते हैं। तो आपको दो चीजें याद, और एक चीज और याद रखनी है। एक देखो, एक ये वाली बात याद हो गई, दूसरी ये हो गई कि आप नॉट नहीं लगाएंगे, और तीसरी बात हो गई कि अनलेस वाला क्लॉज जो होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अनलेस का जो क्लॉज होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो अनलेस का क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और वो एक्शन ओरिएंटेड आपको कंडीशन दे रहा है। तो अनलेस यू डू नॉट ओबे, अब यहाँ पे आपने देखा नॉट लगा हुआ है, आपने यहाँ देखा नॉट लगा हुआ है जो कि गलत हो गया है। तो यहाँ पे ये डू और नॉट नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनलेस के साथ में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अनलेस के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते तो नॉट नहीं आना चाहिए। और आप जानते हैं कि हम डू और डस का प्रयोग और आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं उसमें तब इस्तेमाल करते हैं जब या तो हम सवाल पूछ रहे हों या हम अपने सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हों। या तो हम सवाल पूछ रहे हों या हम अपने सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हों। अब आप देखिए, क्या आप उसमें सवाल पूछ रहे हैं? नहीं। क्या आप नेगेटिव बना रहे हैं? क्योंकि नॉट तो काट दिया हमने, तो नेगेटिव भी नहीं बना रहे हैं। तो अब इसका सही क्या बन जाएगा? इसका सही बन जाएगा अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। जब तक आप अपने एल्डर्स को ओबे नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो अनलेस के साथ में आपको नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो ये डू भी नहीं आएगा, डू का भी यहाँ कोई काम नहीं है, तो ये दोनों ही यहाँ नहीं आएंगे। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओबे हमारा ओबे ही रहेगा। योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड। नाउ सी वन मोर थिंग, ये आपका दूसरा नंबर का सब्जेक्ट हुआ, तो ये इसकी और यहाँ पे जो वर्ब है, एंड जो सक्सीड है ये आपका वर्ब का बेस फॉर्म है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ईडी लगा के पास्ट बना लिया। नहीं, सक्सीड जो है ये वर्ब की बेस फॉर्म है। तो आप देखोगे एरर तो आपका फर्स्ट पार्ट में है, लेकिन इसको रिलेटेड जितनी भी और बातें बताई जा सकती थी मैंने आपको यहाँ पे सारी बातें बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फिलर का क्वेश्चन है। 14 kilometers dash reach to my office daily। 14 किलोमीटर्स, तो 14 किलोमीटर मुझे चलना पड़ता है ना अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। तो बताओ इसमें क्या आएगा? देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना अभी यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल चीज भी आपको लिखनी है। यहाँ पे ऐसा है कि 14 किलोमीटर इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस। 14 किलोमीटर इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, सॉरी, मतलब ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। 14 किलोमीटर डैश नॉट अ short distance to reach my office। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 14 किलोमीटर डैश नॉट नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, टू रीच माई ऑफिस डेली। अब जो 14 किलोमीटर है, आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे भले ही एस लगा हुआ है लेकिन उसके बाद में ये एक सिंगुलर यूनिट है। एस लगा है लेकिन उसके बावजूद ये एक सिंगुलर यूनिट है, और सिंगुलर यूनिट होने के कारण आपको
ये एक सिंगुलर यूनिट है और सिंगुलर यूनिट होने के कारण आप यहाँ पे हैव या आर को लगा, यहाँ पे कोई पोजेशन तो आप बता नहीं रहे हैं जो आपको हैज लगाना होगा, तो नॉर्मली क्या लगेगा यहाँ पे इज। क्या बोलेंगे आप कि 14 किलोमीटर इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच माय ऑफिस डेली। तो 14 किलोमीटर कोई एक छोटा डिस्टेंस नहीं है जो मतलब मैं 14 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता हूँ अपने ऑफिस पहुँचने के लिए। तो 14 किलोमीटर क्या है, ये एक सिंगुलर यूनिट है। सिंगुलर यूनिट के साथ में आप सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, जिससे आपने सी और ए को तो काट दिया, आपका बचता है बी और आपका डी। यहाँ पे कोई पोजेशन तो बता नहीं रहे हैं हम, और पोजेशन नहीं बता रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड रीडिंग दैट द सेंस ऑफ और लिबरल एजुकेटेड माइंड। गुड गुड रीडिंग ना, जो अच्छी किताबें हम रीड करते हैं, जब हम अच्छी चीजों को रीड करते हैं तो उससे हमारे दिमाग का क्या है, बताओ। जब हम अच्छी चीजें रीड करेंगे तो हमारा ब्रेन क्या होगा, बताइए। गुड रीडिंग से क्या होता है, गुड रीडिंग, अब एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट में ही हैं। बताओ यहाँ से क्या निकलेगा। अब ये आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आप वर्ब को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं। रीजन भी, क्योंकि ऑल द वर्ब्स आर इन प्रेजेंट टेंस, ऑल द वर्ब्स आर इन प्रेजेंट टेंस एंड ऑल द वर्ब्स आर इन द फिफ्थ फॉर्म। Now you can see all the verbs are in the present tense and all the verbs are the fifth form, because you know that the reading is your singular subject, and with reading we have to use the fifth form of the verb, that is the singular verb. So if we need to use the singular verb, that means सारी fifth form में दी हुई है, तो अब आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लगेगी, एलिमिनेशन मेथड यहाँ काम ही नहीं करेगा। तो जो गुड रीडिंग है दैट क्या करेगा, सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। एजुकेटेड माइंड मतलब जो आपके पढ़े लिखे दिमाग है ना, जो स्कॉलर्स हैं, जो आपके पढ़े लिखे ब्रेन है, जो इरूडाइट है ना, जो आपके क्या हैं, जो इंटेलिजेंट, जो आपके मतलब स्कॉलर्स हैं, उनके माइंड को क्या करेगी गुड रीडिंग, क्या करती है उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, उनके माइंड को क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। आपके पास जैसी नॉलेज होती है वही चीज आपकी बातों में रिफ्लेक्ट होती है, जैसी आपके पास नॉलेज होती है वही चीज आपकी रिफ्लेक्ट होती है जब आप बात करते हैं। तो अच्छी रीडिंग जो है, जो गुड अमाउंट ऑफ रीडिंग है, जो अच्छी रीडिंग है, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। तो लिबरल मतलब कि ओपन है ना, अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हो गया कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपका जो ब्रेन है वो कैसा है, ओपन है। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हो गया, आप लिबरेट हैं, आप बहुत रूढ़िवादी नहीं है, आप कन्वेंशनल नहीं है। तो ये चीज क्या रिफ्लेक्ट करेगा, गुड रीडिंग रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप ना देखो, अब हर जगह आपका शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मदद करेंगी, आपको बहुत कुछ डिटेल में भी स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका रीडिंग, खुद की जो रीडिंग स्किल्स हैं वही काम आएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों, इसमें ग्रामर से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग का रोल है। वाई, बिकॉज ऑल द फॉर्म्स आर इन देयर फिफ्थ फॉर्म, एंड यहाँ पे रीडिंग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इन्हीं में से कुछ भी लग सकते हैं, तो एलिमिनेट तो हम कर ही नहीं सकते। आपको समझना होगा कि कंप्लीट मीनिंग किसके साथ में आ रहा है, करेक्ट मीनिंग किसके साथ में आ रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर सी के साथ में आ रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बताना है। ओके, actually you don't have to tell me the correct spelling of these words, you need to tell me the synonym, you need to tell me the meaning of this word। आपको मुझे इसका मीनिंग बताना है, you need to tell me the meaning, आपको मीनिंग बताना होगा इसका। ओके, आपका वर्ड क्या है, फ्रिवोलस, फ्रिवलस, फ्रिवलस।
तो फ्रीबलस में आपको बताना है इसका मीनिंग। देखो, फ्रीबलस का मतलब होता है समथिंग विच इज चाइल्डिश ना, बचकानी जो होती है, चाइल्डिश है, सिली है, हाँ, इनेन है, पागल जैसी, मतलब क्या है, फुलिश है, ठीक है। और स्पिरिचुअल का मतलब तो आपको पता आ गया, जैसे कि क्या हो गया, जो हमारी क्या हो गई, डिवाइन है चीजें, ये तो डिवाइन को लेके हो गया। और वाइज का मतलब इंटेलिजेंट को लेके चला गया। और कैप्शियस का मतलब कैप्शन, कैप्शन का तो अगर अलग ही मीनिंग चला जाएगा, आप देखते ही हो। और एक वर्ड आ गया यहाँ पे प्यूराइल, प्यूराइल भी शायद ये न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, तो याद रखना प्यूराइल का मतलब भी क्या होता है, फुलिश है ना। प्यूराइल का मतलब भी होता है फुलिश है, डर मतलब क्या है वो चीज, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंटलेस है। कैसी है वो बात आपकी बिल्कुल भी छोटी तुच्छ बात है, ट्रिवियल है, इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रीवोलस का मतलब क्या हो गया, वो चीज जो है वो आपकी अनइम्पोर्टेंट है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, दैट इज फ्रीवोलस। और यहाँ पे प्लूराइल का मतलब भी होता है आपका सेम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पेट्रीफाई। पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है, पेट्रीफाई का मतलब होता है पेट्रीफाई, पेट्रीफाई का मतलब होता है डरा हुआ, राइट हैंड। पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है, राइट हैंड, डॉन, ठीक है, डरा हुआ है, टेरिफाइड है, ओके। और अडॉन का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, अडॉन का मतलब होता है किसी चीज को आगे फर्दर आप डेकोरेट कर रहे हो, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें लगा के। काम का मतलब तो हो गया रिलैक्स है, शांत है, ठीक है। और क्यूरियस का मतलब हो गया कि वो बहुत चीजें, बातें जानने के लिए क्या है, उत्सुक रहता है। और हार्डन हो जाएगा फिर इसका, ठीक है, फ्राइटेंडेड है, हार्डन है, एकदम जम गया है, ठीक है, तो हार्डन इसका सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओपोजिट बताना है आपको। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, सोशिएबल हैं लोग, बहुत बातूनी है, ठीक है। और क्या करेगा, चैटी है, और क्या है, और एक शब्द होता है आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हो गया, बहुत बातूनी है, लोगों से बहुत बात करना पसंद करता है। एफेबल का मतलब भी होता है फ्रेंडली होना, फ्रेंडली है वो पर्सन। जीनियल का मतलब भी फ्रेंडली होता है ना, लोगों से आराम से बात कर लेता है, कॉर्डियल है, जीनियल है, कॉर्डियल है, ठीक है, कॉर्डियल है। और अरबेन का मतलब क्या होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है, पोलाइट है, कैसा है ये पर्सन, रिफाइंड है, ठीक है। और इंट्रोवर्ट लोग कौन होते हैं, जो बहुत शाय होते हैं, क्वाइट होते हैं, ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, सोशियबल नहीं होते हैं, अनसोशियबल हैं, क्वाइट है, शाय है, लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, अनसोशिएबल हैं। अब बताओ कौन सा होगा। और ग्रीगेरियस का मतलब बातूनी है, टॉकेटिव है, और हमें बताना है इसका ओपोजिट। ओपोजिट क्या चला गया, इंट्रोवर्ट हो गया। इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, जो बहुत शांत होते हैं, शर्मीले होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, एकदम शांत हैं, शर्मीले हैं। और एक्सट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, जो बहुत बातूनी है। ग्रीगेरियस बातूनी लोग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, चैटी होते हैं। जीनियल बहुत फ्रेंडली हैं, एफेबल हैं, है ना, एमिएबल हैं।
आर बीइंग मतलब बहुत ज़्यादा क्या है वो लोग सोफिस्टिकेटेड हैं, ठीक है, पोलाइट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट वर्ड ट्रिम्यूलस। ट्रिम्यूलस का मतलब क्या होता है, पहले देखो ये जानेंगे। ट्रिम्यूलस का मतलब होता है कि कोई चीज ना मतलब हो सकता है कि नर्वस होने के कारण वो क्या कर रही है, शेक कर रही है। नर्वस होने के कारण वो क्या कर रही है, वो शेक कर रही है, वो शेक कर रही है वो, ठीक है। अच्छा, और फेबल का मतलब होता है कमजोर है ना, स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही है, एनरवेट, स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। स्टेबल का मतलब तो आपको पता है, कांस्टेंट है। ओके, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल का मतलब होता है किफायती। किफायती मतलब इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल। और वाइटल का मतलब होता है समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब आपको क्या बताना है? स्टिम्युलस का बताना है। स्टिम्युलस का क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। अब ऑपोजिट देखो, ये कमजोर है और ये भी हो सकता है कि शेक कर रहा है तो शायद कमजोर हो। तो शेक कर रहा है तो हो सकता है शायद कमजोर हो, तो ये तो इसका सिनोनिम बनेगा। ओके, फ्रूगल का कोई लेना देना नहीं है, वाइटल का कोई लेना देना नहीं है। और इसमें पूछा एंटोनिम, तो स्टेबल यहाँ पे क्या है, एक एक साथ मतलब वो हिल डुल नहीं रहा है, ठीक है, और ये हिल डुल रहा है, तो ये इसका विपरीत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा? सी बनेगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा फिर इसका। क्यों? क्योंकि ये बहुत शेक कर रहा है ना, ये स्टेबल है और ये स्टेबल का मतलब कमजोर है, फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट वर्ड है आपका द अल्फा एंड द ओमेगा। द अल्फा एंड द ओमेगा का मतलब देखो क्या होता है। अल्फा एंड द ओमेगा का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, द बिगिनिंग, ठीक है, एंड द एंडिंग। या तो आप ये कह दो किसी चीज की बिगिनिंग और उसकी एंडिंग, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब ऑल एंड ऑल, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा का द बिगिनिंग एंड द स्टार्टिंग, द बिगिनिंग एंड द एंडिंग, सॉरी बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ समथिंग, द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ समथिंग। तो अल्फा एंड ओमेगा मतलब, तो आप ऑलमोस्ट कह दो ऑल इन ऑल, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। तो द बिगिनिंग एंड द एंड, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड द अल्फा एंड द ओमेगा। द अल्फा एंड द ओमेगा हम बिगिनिंग एंड एंडिंग को भी कह सकते हैं। अल्फा एंड ओमेगा हम बिगिनिंग और एंडिंग को भी कह सकते हैं, ठीक है। द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड अल्फा शुरुआत, ओमेगा अंत, स्टार्टिंग एंड द एंडिंग। याद रखना, अल्फा शुरुआत में आता है, ओ बाद में आ जाता है, पीछे बहुत पीछे आता है। तो अल्फा से याद रखो शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत हो गई अल्फा, और अल्फाबेट की भी शुरुआत यहीं से होती है। तो अल्फा मतलब अल्फाबेट और अल्फाबेट मतलब स्टार्टिंग। अल्फा मतलब अल्फाबेट और अल्फाबेट मतलब स्टार्टिंग। और ओमेगा आते आते, ओ आते आते हम काफी एंडिंग के पोजीशन पे पहुंचने लग जाते हैं, एंड की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं। तो बस ऐसे ही याद रख लो, स्टार्टिंग और एंडिंग। अल्फा का याद रख लेना, ए से ए का मतलब अल्फाबेट, अल्फाबेट ए बी सी डी की स्टार्टिंग। तो अल्फाबेट को स्टार्टिंग से याद रखो, ओमेगा अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, थ्रो अप द स्पॉन्ज। आपने क्या किया, अपने स्पॉन्ज को अपने कोई सामान को, अपनी कोई चीज को आपने क्या कर दिया, उसको फेंक दिया। फेंक दिया ऐसे करके, ऐसे करके फेंक दिया। अगर किसी को चीज को आपने फेंक दिया, अगर आप किसी चीज को फेंक देते हो, तो अगर मान लो आप होमवर्क कर रहे हैं ना, सपोज आप होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप होमवर्क कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं। मान लो आप कौन से पेन से लिखते हैं? आप ब्लू पेन से लिखते हैं ना। आप ब्लू पेन से अपना होमवर्क लिख रहे हैं, लेकिन आपको ना क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको आंसर नहीं मिल पा रहे, ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो,
लेकिन आप इससे आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई आपको, और आपने क्या किया, उठाया अपना पेन और फेंक दिया। आपने क्या किया, आप हार गए, आप थक गए, इसीलिए आपने अपनी चीज को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। आपने क्या कर दिया, अपनी चीज को थ्रो कर दिया। थ्रो कर दिया मतलब आपने उसको क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया, फेंक दिया। क्यों फेंक दिया, क्योंकि आप थक गए हैं, आपने सरेंडर कर दिया है। आपने क्या कर लिया, आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ आप हार चुके हैं। आपने अपनी डिफीट को, अपनी हार को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने क्या कर दिया है, आप सरेंडर कर लिए हैं। क्यों, क्योंकि आपने अपने मटेरियल को ही फेंक दिया। आप पेन से लिख रहे हो और आप अपने पेन को गिरा दो नीचे, दैट मीन्स कि अब आपसे नहीं हो रहा वो काम। आपने क्या कर दिया, अपने आप को आपने सरेंडर कर दिया। आपने क्या कर दिया, आपने गिव अप कर दिया। ओके, आपने गिव अप कर दिया, आपने अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, आपने सरेंडर कर दिया, दैट मीन्स यू थ्रू अप द स्पॉन्ज, तो टू सरेंडर। ठीक है, I had a few eggs in the fridge, so we need to go to the market to buy them. देखो यहाँ पे ना आपको इम्प्रूव करना है और आपको दे रखा है a few, आपको दे रखा है a few। अब आपको समझना होगा, तीन चीजें होती हैं, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है a few, और एक होता है few, और एक होता है the few। फटाफट से मैं आपको इन तीनों को बता देती हूँ। a few का मतलब होता है कम है लेकिन है। है ना, मात्रा में, क्वांटिटी में, आपके नंबर्स में ना, क्वांटिटी में, मात्रा में, वो चीज ना। हाँ, पहले एक और चीज आपको बतानी है कि ऑफ, ये जो फ्यू, ऑफ फ्यू एंड द फ्यू, ये ना हमें नंबर बताता है, ये हमें नंबर बताता है। इसीलिए इसको हम काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और आफ्यू का मतलब कम है लेकिन है, इसीलिए ये आपका अपने साथ में पॉजिटिव मीनिंग रखता है। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर है, ना के बराबर है वो चीज। अब ना के बराबर है तो मतलब वो नेगेटिव हो गया। ना के बराबर होना तो मतलब अब वो एकदम नेगेटिव है, मतलब उसको आप नेग्लिजिएबल है वो चीज, तो ये अपने साथ नेगेटिव मीनिंग। और दा फ्यू का मतलब है जितना है उतना सभी, जितना है उतना सारा का सारा। अब एक चीज आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास में ना, मेरे पास में क्या होंगे, अगर मान लो मेरे पास में है बट कम है, मान लो मुझे 4 अंडे की जरूरत है और मेरे पास में 2 हैं, या मेरे पास में मान लो 4 अंडे की जरूरत है, मेरे पास में 2 अंडा है, तो मैं फिर भी सोच सकती हूँ, या मैं मान लो मेरे पास में 3 अंडा है, 4 की जरूरत है और चलो 2 ही है, तो अब मान लेंगे कि चलो मेरा काम चल जाएगा, 2 में थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा मेरा काम। लेकिन मुझे जरूरत है 4 की और मेरे पास में एक ही है, तो डेफिनेटली बहुत कम हो गया, एकदम ना के बराबर है वो चीज। मान लो आपको 10 की जरूरत है और आपके पास में एक ही है या 2 ही है, अब तो वो ना के बराबर हो गई ना चीज। अब वो चीज आपके लिए ना के बराबर हो गई, आपको तो अब बाजार जाना क्यों पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपका काम नहीं चल पा रहा है। तो मतलब अगर फ्यू है और आ फ्यू है, आ फ्यू में मतलब मान के ऐसे चलो 10 की जरूरत है और आपके पास में चलो कम से कम 6-7 तो है। आपको 10 की जरूरत है और आपके पास में 6-7 तो है, मान लो 6 है, फिर भी सोचो कि चलो यार कुछ कम बनेगा लेकिन ठीक से फिर भी बन तो जाएगा कम से कम, है ना। लेकिन क्यू में आपको 10 की जरूरत है और आपके पास में 2 ही है, तो वो तो ना के बराबर हो गए ना, 10 में से 2 क्या, कुछ तो खास चीज वो बन नहीं पाएगी। आपको 10 अंडे चाहिए अपना सामान बनाने में, अपनी रेसिपी बनाने में, आपके पास 2 ही अंडे हैं, तो वो एकदम ना के बराबर अंडे हो गए ना। तो आपको तो बाजार जाना क्यों पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपके पास ना के बराबर अंडे हैं। और अ फ्यू तो पॉजिटिव है, मतलब है फिर भी काम चल सकता है, लेकिन अ फ्यू में तो काम नहीं चलेगा। लिटिल और अ लिटिल को इस्तेमाल करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, लिटिल और अ लिटिल को इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के साथ में। लेकिन मुझे तो बाजार जाना पड़ रहा है ना, मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है,
मतलब मेरे पास ना के बराबर अंडे हैं और ना के बराबर है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट वट एवर अबाउट वट एवर आई से। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। इनडिफरेंट, इफ यू आर इनडिफरेंट, देखो इनडिफरेंट के साथ में एक फिक्स प्रपोजिशन आता है, याद रखिएगा। इनडिफरेंट के साथ में एक फिक्स प्रपोजिशन आता है, आप याद रखना, और वो फिक्स प्रपोजिशन है टू। इनडिफरेंट के साथ में एक फिक्स प्रपोजिशन आता है और वो है आपका टू। इनडिफरेंट के साथ में कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आएगा? टू। और इनडिफरेंट का मतलब होता है इनसेंसिटिव, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सामने वाला आपसे क्या कह रहा है। इनडिफरेंट के साथ में एक फिक्स प्रपोजिशन आता है टू, और इसका मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना, उस बात को लेके इनसेंसिटिव। तो माय ब्रदर इज इनडिफरेंट टू वट एवर आई से, मैं कुछ भी कहती हूँ मेरे भाई को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इनडिफरेंट के साथ में क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है, तो इनडिफरेंट टू, मतलब अपैथेटिक है, वहां पे अपैथेटिक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्यूनरल। फ्यूनरल पोयम, तो फ्यूनरल इज नॉट समथिंग गुड। फ्यूनरल तो आपका कोई सैडनेस है, कोई दुख है ना, कोई दुख की बात है, यहाँ पे कुछ बुरी चीज है यहाँ पे। अच्छा, पैरोडी का मतलब होता है समथिंग सिली, समथिंग ह्यूमरस। ठीक है, और पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब होता है पूरा कियोस क्रिएट हुआ है, हल्ला गुल्ला हो रखा है पूरा, डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस है, क्या है? पूरा पूरा डिस्टरबेंस है पूरा, अरे, है ना, क्योस है, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आपका क्या होता है? एलेजी। एलेजी का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल सॉन्ग। एलेजी का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल सॉन्ग। एलेजी का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल सॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। पैरोडी का मतलब होता है समथिंग सिली, इनएप्ट, ह्यूमरस। ठीक है, और सोनेट तो पता है, और पेंडिमोनियम, पेन का मतलब होता है और, पेन का मतलब होता है और डैम का मतलब होता है, डैमोस का मतलब होता है पीपल। सारे पीपल ही बाहर आ रखे हैं, मान लो सारे पीपल अगर सड़क पे बाहर आ जाए तो क्योस क्रिएट हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लेकिन वो मैंने आपको बता दिया पेंडिमोनियम का, लेकिन हमसे तो फ्यूनरल पोयम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा, एलिजी। एलिजी इज द राइट आंसर। वन हु वॉक्स इन स्लीप। ओके, जो ना नींद में चलता है, ऐसा इंसान जो नींद में चलता है उसको क्या कहते हैं? ऐसा इंसान जो नींद में चलता है उसको क्या कहते हैं? जो नींद में चलता है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो स्लीप मतलब नींद में चलता है। देखो, फास्टिडियस इंसान कैसे होते हैं? थोड़े नखरेबाज किस्म के होते हैं। फास्टिडियस क्या कौन होते हैं? नखरेबाज होते हैं। ठीक है, और सोमना एम्ब्यूलिस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूमिस्मेटिस्ट एंड देन द ड्रोवर। चलो एक एक का मतलब बता देती हूँ। ड्रोवर कौन है? ड्रोवर आपके वो होते हैं जो आपके कैटल्स हैं, जो कैटल एंड शिप को क्या करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो होते हैं आपके ड्रोवर। जो एक जगह से दूसरी जगह किसको लेके जाते हैं? कैटल्स वगैरह को। और न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होते हैं? ये होते हैं जो आपके कॉइन कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉइन कलेक्ट करते हैं ये। ठीक है, कॉइन कलेक्ट करते हैं। फास्टिडियस कौन होते हैं? नखरेबाज होते हैं। कैसे होते हैं ये? बड़े ज्यादा कमी निकालने वाले होते हैं चीजों में। ठीक है, बड़ी ज्यादा कमी निकालते हैं चीजों में, पैंट टेकिंग, मेटिक्यूलस, तो बड़े ज्यादा कमी निकालते हैं ये चीजों के अंदर। ठीक है, और सोमनाम्बुलिस्ट कौन होते हैं? जो नींद में चलते हैं। सोमनाम्बुलिस्ट कौन होते हैं? जो नींद में चलते हैं। तो वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या बताना है? स्पेलिंग बतानी है आपको। ओके, देखो, गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है? G U A वैन और फिर T।
गारंटी। तो GUA, यहाँ से पता चल गया हमारे ऑप्शन नंबर ए में गलती है, गारंटी। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट का मतलब समथिंग विच इज ग्रैंड, राइटिंग तो पता है आप लोगों को। और इटिनरी का मतलब हो जाएगा जब आपका शेड्यूल होता है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपका शेड्यूल, आपका प्लान कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, दैट इज योर इटिनरी। ठीक है, गारंटी में GUA आता है, GUARANTEE, गारंटी। नेक्स्ट है आपका एटिकेट। देखो, एटिकेट की स्पेलिंग क्या होती है? ETIQUE, एटिकेट। ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्ट, रेस्ट और रेंट। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग याद रखना है, रेस्ट, फिर और, फिर रेंट। इसमें कोई गलती नहीं है, रेस्टोरेंट में कोई एरर नहीं है। एक्सक्यूसिट, एक्सक्यूसाइट में कोई, एक्सक्यूसिट में कोई गलती नहीं है, स्कैवेंजर में भी कोई गलती नहीं है। गलती किसमें है आपकी? एटिकेट्स में। गलती किसमें है आपकी? एटिकेट। अब क्या बताना है आपको? अच्छा, आपको इनको अरेंज करना है। चलिए फटाफट से आप अरेंज कीजिए। But he did not know how to find one at that hour. It was his first visit to the city and he didn't know where to go. Mohanlal's train was late and it reached Kolkata at a little after midnight. He thought he would go to the country where he would not have to pay rent. देखो यार, ऑप्शन नंबर पी तो पी से शुरुआत हो नहीं सकती है, बट ही डिड नॉट, बट से शुरुआत कैसे होगी? पी से नहीं होगी। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट, विजिट किसकी फर्स्ट विजिट? किसकी फर्स्ट विजिट? क्यू से नहीं होगी, टी से नहीं होगी, क्यू से नहीं होगी। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पता चल गया कि हमारी जो शुरुआत है वो तो आर से ही हो रही है। तो मोहनलाल की जो ट्रेन थी वो लेट थी और वो कोलकाता पहुंची थी कुछ मिडनाइट के बाद में। ठीक है, आर से शुरुआत हो रही है। उसके बाद में अब अगर हम देखें आर का पेयर क्यू से, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आर, वन एट दैट आर। तो ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आर, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, आर का पेयर पी से नहीं बन पा रहा है, बी से तो था ही नहीं। अच्छा, पी, आर के बाद क्यू है ना, ओके, क्यू से बनाते हैं। Mohanlal's train was late and it reached Kolkata a little after midnight. It was his first visit to the city and he didn't know where to go. हाँ, आर का पेयर क्यू से तो आराम से बन रहा है। उसके बाद में एस दिया हुआ है, he thought he would go to the country where he would not have to pay rent। आर का उसके बाद एस से भी बन रहा है, और बट ही डिड नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर। बिल्कुल प्रॉपर, हमारा प्रॉपर, हमें कोई इशू नहीं आ रहा है, हमारा एकदम से कंप्लीट सेंस आ रहा है। एक बार डी भी देख लेते हैं, RSQP। मोहनलाल की जो ट्रेन थी वो लेट हो गई थी और वो जो वहाँ पहुंचे थे तो रात के बाद, मिडनाइट के बाद पहुंचे थे। उसके बाद ही थॉट, it was his first visit. He thought he would go to the country where he would not have to pay rent. हाँ, आर का पेयर एस से तो बन रहा है। It was his first visit to the city and he didn't know where to go। और उनकी ये पहली विजिट थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें किधर जाना चाहिए। बट ही, देखो, अब जो है ना वो क्यू का पेयर पी से नहीं बन पा रहा है, क्यू का पेयर बी पी से बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि it was his first visit to the city and he did not where to go, but he did not know how to find one at that ना। तो ये वन किसके लिए आ रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब हमने एक बार एस में इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे आपका काउंट्री, तो हम आराम से फिर हम इसको आप देख सकते हैं, एस के बाद में आपका पी का पेयर बन रहा है, एस के बाद में आपका पी का पेयर बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। आराम से देखो, बहुत आराम से बन जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा एकदम सही है। And slowly you reach the
पिनेकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। पिनेकल मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट। पिनेकल का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का सबसे ऊंचा पॉइंट। दैट इज द कल्मिनेशन, द zenith of self awareness, experiencing with a unity with all life. If you transform your energy positively, it naturally becomes compassion and love. Once you experientially are a part of everything, then nobody needs to teach you morality. Then you can do something to improve the situation, but without anger. एंड स्लोली, पी से तो बिल्कुल नहीं बन सकता है ना। और क्यू, if you if you transform your energy positively, it naturally becomes compassion and love. If you transform your energy, क्यों से आराम से बन रहा है। अगर आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं कैसे, पॉजिटिवली, तो अगर वो फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कंपैशन में और लव में। मतलब काइंडनेस में और लव में वो चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल क्यों से स्टार्टिंग हो सकती है। एक बार आर रीड कर लेते हैं। वंस यू एक्सपीरियंशियली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरालिटी। हाँ ठीक है, आर भी हो सकता है। एक बार अब देख लेते हैं। इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली, इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव। एंड स्लोली, और धीरे धीरे आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अपने सेल्फ अवेयरनेस से। और आप एक्सपीरियंस करेंगे यूनिटी विद ऑल लाइफ। हर एक लाइफ फॉर्म के साथ में आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, यूनिटी। क्यू का पेयर आराम से पी के साथ तो बनता है। वंस यू एक्सपीरियंशियली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, अगर आप एक्सपीरियंस करते हुए हर चीज का हिस्सा बनेंगे, तो फिर आपको कोई और की जरूरत नहीं है जो आपको इंसानियत के बारे में पढ़ाए। देन यू डू समथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन बट विदाउट एंगर। और जब आप यहाँ इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब आप यू डू समथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन। उस समय आप बिना गुस्सा करे, बिना एंगर में आए, बिना एंजाइटी में आए, बिना परेशान हुए, आप सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तो जरूर करेंगे। तो देखो आपका आराम से क्यू सी आर एस का पेयर बन रहा है। मेरा बी एकदम सही आंसर है। अगर मैं आपको डाउट है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं कि आर से, देखो आर से स्टार्टिंग हो सकती है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आर से स्टार्टिंग नहीं, आर से रोक रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे पार्ट ऑफ एवरीथिंग, देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरालिटी। इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली। देखो आर और क्यू का ढंग के कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। उसके बाद में देन यू डू समथिंग, तो हम अगर देन मतलब कब, तो एक्चुअली इसीलिए आप देखेंगे आपको बहुत इजीली आपका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ क्यू पी आर एस ही हो सकता है। तो आपको कुछ और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका होगा क्वेश्चन खत्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक्टिव या पैसिव वॉइस बनाना है। एंड एज यू ऑल नो, अगर एक्टिव हो या पैसिव हो, वी डोंट नीड टू चेंज द टेंस। Ram was singing a beautiful song for his mother. फर्स्ट यू नीड टू, देखो आपको अगर मैं आज थोड़ा ट्रिक के थ्रू नहीं समझाती, आज मैं डिटेल में समझाती हूँ। आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ब्यूटीफुल सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। वो सिंगिंग, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में दे रखा है। आप जानते हैं जब भी सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है तो वहां पे बीन लगा देते हैं हम लोग। और ये जो हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज या वर ही रहेगा। अब देखो ब्यूटीफुल सॉन्ग आपका यहाँ पे सब जगह दे रखा है, ठीक है। अब आप देखिए वॉज के साथ में बीन आना चाहिए, तो यहाँ तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ जब भी आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, तो आप अपने आंसर तक वैसे ही पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही पता चल गया मेरा कि आंसर ए ही, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही है। A beautiful song was being sung by Ram for his mother. यू हैव टू रिमेम्बर कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव जाते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, कुछ भी हो, वहां पे हम एक बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका एकदम सही आंसर बनेगा।
क्यों? क्योंकि आपको याद रहना चाहिए ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें एडिशनल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, ये आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बनाना होगा इसका। तो यह ने एडवाइस किया मुझे, शी एडवाइस मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ओके, देखो, डोंट गो टू स्कूल नेक्स्ट डे, प्रिया सेड। नेक्स्ट डे को नेक्स्ट डे आप नहीं रखोगे, ये आपको बदलना पड़ेगा। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। डोंट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया सेड टू मी। ठीक है, प्रिया सेड विल यू नॉट गो। विल के बारे में कोई नहीं आएगा, विल के बारे में यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। प्रिया टोल्ड मी दैट, प्रिया टोल्ड मी दैट। आप जानते हैं जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। When we remove the comma in inverted comma uh, from the indirect speech, whenever we remove the comma in inverted comma from the direct speech, and in that case indirect speech we use that, but यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ में है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आंसर हमारा क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी। डोंट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया सेड टू मी, प्रिया सेड टू मी डोंट गो टू स्कूल टुमारो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। इसके साथ में आज के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग भी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे ऑलमोस्ट। हमने आई थिंक आज हमारा 15 नंबर का सेट है। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस आप भी करिए, ऐसे ही अच्छे से करते रहो। क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं तो ध्यान रखो इस चीज का। चलिए अब मिलते हैं आगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए। टिल देन टेक केयर।